अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी का फुल फॉर्म क्या है। दिस इज ए एनर्जी, इट्स डेवलप्ड बाय इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस इन एटम। हमारा जो एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके कारण जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो जनरेट होती है। ये एक प्रकार का एनर्जी है। इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस में किसी तरीके के कंपोनेंट्स में इसका उपयोग करके हम देख सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं कि हाँ ये एक फोर्स है जिसके द्वारा हम कोई ना कोई काम करा सकते हैं, एनर्जी है जिसके द्वारा हम कोई ना कोई काम करा सकते हैं। अब हम समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये दो टैंक है हमारे पास, ये दोनों हमारे पास दो टैंक हैं और इनमें ना पानी भरा हुआ है। तो आप क्या देखेंगे कि इस वाले में जिसमें ज़्यादा पानी भरा हुआ है ये पानी इस तरफ जाने की कोशिश करेगा इस जगह से, और ये जब तक जाता रहेगा जब तक ये दोनों बिल्कुल इक्वलिटी पे ना आ जाए। यानी इस समय इसके अंदर अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं तो जो दोनों में डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग है, जिसके कारण वह दूसरी जगह जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तो है एंड फ्लो भी हो रहा है, यानी क्योंकि एक में ज़्यादा और एक में कम है पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक दूसरे की ओर ट्रैवल कर रहे हैं। जिस साइड ज़्यादा है वो कम की तरफ जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस एंड स्टॉप करंट फ्लो, यानी यहाँ पर भी दो टंकियाँ हैं हमारे पास, लेकिन इसके अंदर लेवल ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, लेकिन ये फ्लो क्या है, रुका हुआ है। क्यों? ये फ्लो इसमें ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये भी एक टंकी है, इसके अंदर फ्लो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो यानी कि हमारा जो फ्लो है वो रुका हुआ है। अब बात करेंगे कि इसमें एक शब्द आया है एटम। तो आखिरकार ये एटम होता क्या? एटम है ये कैसे आया? अगर किसी मैटर को, मैटर यानी पदार्थ, कोई भी पदार्थ, चाहे वो हमारी त्वचा है, चाहे वो कोई मेटल पार्ट है, कोई भी चीज, अगर आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं तो एक लिमिट ऐसी आएगी जिसके बाद वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आ जाएगा। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बाद भी अगर आप उसे कट करते हैं और उसे छोटा करते हैं तो वो एटम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। और एटम स्ट्रक्चर इज लास्ट पॉइंट, उसके बाद वो आगे नहीं कटेगा, वो छोटा नहीं होगा। तो एटम के बाद हमें जो चीज़ देखने को मिलती है वो क्या होती है? सेंटर होता है हमारा, जिसके अंदर P और N होता है, और इसके चारों तरफ जो E है वो घूम रहे हैं। तो यहाँ पर सेंटर में जो P और N है इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इसके बाहर ऑर्बिट में घूम रहे हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसे हम एटॉमिक न्यूक्लियस भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय केंद्र। तो ये इस प्रकार की संरचना हमें लास्ट एंड पॉइंट पर प्राप्त होती है। तो जो N है इसमें छुपा हुआ, इस N के अंदर अपना खुद का कोई चार्ज नहीं है, जबकि प्रोटॉन में अपना खुद का एक पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन में अपना खुद का एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये संरचना आएगी कैसे? जैसे इसमें P की संख्या कितनी होगी, N की संख्या कितनी होगी, N की संख्या कितनी होगी, तो ये डिसाइड करेगा हमारे मॉलिक्यूल्स के एटम पर। उसमें ये अलग अलग हो सकता है हर एक चीज़ का, जैसे वाटर का अलग है, हीलियम का अलग है, एल्युमिनियम का अलग है। इस तरीके से सबके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, और आज की डेट में लगभग 118 जो है एटम स्ट्रक्चर की जांच हम कर चुके हैं, जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। जो हमारा हीलियम है, हाइड्रोजन है, इस प्रकार के अलग अलग चीज़ों में इनकी संख्याएं अलग अलग हो सकती हैं। चलिए आइए अब इसके बाद बात करेंगे कि इनको डिसीजन कैसे लिया जाता है, कि इसके ऑर्बिट में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पर संख्या कैसे सेट होगी। तो यहाँ पर तो P और N है, इसकी पर्टिकुलर एक संख्या है, मान लेते हैं कि P और N जो है उसकी कोई रीडिंग है, कोई पर्टिकुलर है, लेकिन इसके जो बाहर जो सेल है, ये जो कक्ष बने हुए हैं,
जो कक्ष बने हुए हैं ये तीनों, अब इस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इस फॉर्मूले के आधार पे, यानी 2 नंबर्स ऑफ सेल स्क्वायर, n का मतलब यहाँ पर नंबर्स ऑफ सेल है और 2। अगर मैं पहले सेल की बात करूँ तो इसके फॉर्मूले में मैं पुट कर देता हूँ 1, तो यहाँ पर मेरे को क्या मिलता है फाइनली 2। इस तरीके से अगर मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ तो क्या हो जाएगा 8। इस तरीके से ये संख्याएं बढ़ती हैं। तो इस वाले में पहले कक्ष में आने की संभावनाएं कितनी हैं 2, दूसरे वाले में आने की कितनी हो गई 8। तो इस तरीके से ये जो रीडिंग है वो आगे बढ़ता रहेगा जैसे जैसे कक्ष बढ़ेंगे। तो आप इस तरीके से ये समझ सकते हैं कि जब हम 118 तक आए हैं तो कितना ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर कक्ष के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। यहाँ पर एक चीज़ और बतानी जरूरी है कि जैसा आपको पता चला इसमें 8 है, तो इसके अंदर जब 4 पूरे हो जाएंगे 50% जब ये कंप्लीट कर लेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन आगे, यानी अब इसके बाद जो है वो इसमें जाने लगेंगे जब तक कि इस C के कक्ष के अपने 50% कंप्लीट नहीं हो जाते। और जब C के कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर दोबारा से हम B के कंप्लीट करेंगे, और जब B के कंप्लीट हो जाएंगे फिर दोबारा C कंप्लीट होगा। अगर C भी फुलफिल हो गया फिर D के पास जाएगा। क्लियर हो रही है ये बात। तो इस तरीके से ये जो इसका इलेक्ट्रॉन का जो कक्ष है वो फुलफिल किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं ये कब इसके अंदर जो फोर्स होती है एक, वो फोर्स कैसे काम कर रही है। अगर नेगेटिव की बात करें, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, थोड़े से दूर हैं, तो वहाँ पर क्या है रिपल्स करने की, एक दूसरे को धक्का देने की क्षमता जो होगी उनके अंदर कम होगी। और वही यदि वो बहुत अधिक पास में है तो उनको एक दूसरे से धकेलने में जो शक्ति लगेगी स्ट्रांगली वो एक दूसरे को दूर धकेल रहे होंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस माइनस को रिपल कर रहा है, प्लस प्लस को रिपल कर रहा है, भगा रहा है, एक दूसरे से दूर कर रहा है। लेकिन यदि ये दोनों ही अलग अलग होते हैं तो एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे, जिसे हम बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स, जिसके कारण ये एक दूसरे के करीब आने लगेगा। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी किसी जगह पर जा रही है तो हम उसके कैसे कैसे इफेक्ट जो है वो आज के जीवन लाइफ में हम देख पाते हैं। सबसे पहला है फिजिकल इफेक्ट। फिजिकल इफेक्ट का मतलब है कि इंसान के शरीर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवेश कर जाना। जैसे हम देखते क्या हैं कि कई बार डॉक्टर्स से ये पता चलता है कि जो पागल लोग होते हैं दिमागी तौर पर, उनको ठीक करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को इंसान के दिमाग पे प्रवेश कराया जाता है, जिससे उनका इलाज किया जाता है। तो वो भी एक इफेक्ट है। या फिर जब हमें करंट लग जाता है, हम वायर को छू लेते हैं, वो भी एक इफेक्ट में आएगा, फिजिकल इफेक्ट। सेकंड, रेज। जैसा कि आपने सुना होगा कि हम एक्सरे निकलवाते हैं, तो उस एक्सरे में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का एक इफेक्ट है जो कि हम देखते हैं और उसमें मशीन के द्वारा हम एक तस्वीर या इमेज को प्राप्त कर पाते हैं। थर्ड, मैग्नेट, यानी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा कर सकते हैं, जिससे कोई भी लोहा उसकी ओर आकर्षित हो सकता है मैग्नेट बनने के कारण। और इसका उपयोग हम मोटर में, फैंस में एंड एक्सेट्रा और बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। फोर्थ, हीटिंग इफेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं गीज़र, हीटर, आयरन यानी प्रेस जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, इन सभी के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रवेश कराते हैं और हमें हीटिंग प्रोवाइड होती है। फिफ्थ, केमिकल इफेक्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बैटरी होता है, बैटरी के अंदर केमिकल इफेक्ट पैदा किया जाता है। हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं और वो इंटरनली जा करके एक केमिकल स्ट्रक्चर चेंजिंग करती है। तो यानी एक केमिकल जो इफेक्ट है वो भी हमें देखने को मिल जाता है। 6, लाइटिंग इफेक्ट, यानी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसके द्वारा आप रोशनी यानी लाइट इफेक्ट भी पैदा करवा सकते हैं, जैसे हमारे बल्ब, ट्यूबलाइट्स, CFLs, लाइक दैट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी के टाइप। इलेक्ट्रिसिटी के कितने प्रकार होते हैं। तो टाइप होते हैं 2 प्रकार के।
फ्रिक्शनल, जिसे स्टैटिक भी बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी या डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है सेकंड पार्ट। तो फ्रिक्शनल क्या चीज़ है, जैसे हमारे पास कोई पेन होता है, हम ऐसे करके रगड़ते हैं सर में, और थोड़े से कागज के टुकड़े हम छोटे छोटे रख लेते हैं, फिर ऐसे रखते हैं तो पेपर जो होता है वो इसमें चिपकने की कोशिश करता है। तो हुआ क्या, हमने जब इसको रगड़ा तो फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ कि इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इकट्ठे हो गए। हालांकि उससे हम कोई काम नहीं करवा सकते, लेकिन हाँ वो भी एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, बट वो यूज में नहीं आता है, जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद आता है हमारा करंट या डायनेमिक। इसमें क्या है कि स्थिर नहीं है, वो एक तरफ को मूवमेंट कर रहे हैं, वो बह रहे हैं किसी दिशा की ओर। ऐसे जितने भी करंट्स हमारे होते हैं उसको हम बोलते हैं डायनेमिक या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये होते हैं दो प्रकार के, एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट जो होता है वो आपका एक ही फॉर्म में चलता है, यानी ओनली पॉजिटिव वे में ही वो ट्रैवल करता है, जबकि अल्टरनेटिंग जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव साइकिल को पूरा करता है। देन डीसी करंट को आप बैटरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जबकि अल्टरनेटिंग करंट को स्टोर नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट करंट का अपना फ्रीक्वेंसी रेंज नहीं होता, जबकि अल्टरनेटिंग करंट का अपना फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे कि 50 C/S, यानी कि साइकिल पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड के अंदर कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं। ये वाली जो साइकिल्स आप देख रहे हैं, मान लीजिए एक बार में 50 साइकिल अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यानी वंस इन 1 सेकेंड 50 साइकिल्स जो है वो पूरी हो रही हैं, एक बार में बहुत सारी साइकिल्स बन रही हैं। तो आई होप ये चीज क्लियर होती है। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एसी करंट, एसी करंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम, एसी करंट हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 650 वोल्ट तक ही डेवलप कर सकते हैं और ट्रैवल करा सकते हैं, जबकि एसी करंट लगभग 1,32,000 वोल्ट तक इसको ट्रांसमिट किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह एंड पैदा किया जा सकता है। इसके बाद यदि डीसी करंट को हम एज ए ट्रांसफार्मर में यूटिलाइजेशन करने के लिए इसको लेकर के आते हैं, तो हम ट्रांसफार्मर में डीसी करंट डालेंगे तो सही, लेकिन वोल्टेज और करंट इन पे कोई बदलाव नहीं आएगा, ना ही वोल्टेज या करंट ज़्यादा कर पाएंगे हम और ना ही उसको ड्रॉप कर पाएंगे। जबकि एसी करंट में हम यदि ट्रांसफार्मर के अंदर एसी करंट डालते हैं तो उसको बढ़ाया, करंट को या वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है इन कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर कैसा बिहेव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यूनिट क्या रहेगी, किस इकाई के द्वारा उसको नापा जाता है, डिनोट, कौन सा साइन है जिसके द्वारा उसको दर्शाया जाएगा, मेजर बाय, किस चीज के द्वारा उसकी मेजरमेंट की जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे करंट की। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका बहाव, उनका प्रभाव, उसको हम करंट बोलते हैं। इसको हम, इसका यूनिट जो है वो एम्पियर है, इसको डिनोट किया जाता है आई में और मेजर किया जाता है एम्पियर मीटर से। स्पेसिफाई मीटर्स होते हैं ये, जिसकी वोल्टेज। फ्लो प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी ऐसी मटेरियल की प्रॉपर्टी जो उसको स्पीड से जाने के लिए प्रेरित करे, या पीछे से इलेक्ट्रॉन का जो प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा है जिसके कारण वो स्पीड से चलने की कोशिश कर रहा है, यानी उसकी एक गति जो है, एक प्रेशर जो है वो उसके अंदर क्रिएट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वोल्टेज। इसका जो यूनिट है वो है वोल्टेज और डिनोट किया जाता है इसको V के द्वारा और मेजर करते हैं हम वोल्ट मीटर से। इसके बाद बात आती है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है, द केस ऑफ फ्लो इफेक्ट गोइंग स्लो, यानी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसे कारण जिससे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसको बहने में, उस कंडक्टर के अंदर प्रवाहित होने में समस्या आने लगे, रुकावट आने लगे, तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। यूनिट होती है ओम्स, डिनोट किया जाता है R से और ओम्स सिंबल से। मेजर किया जाता है रेजिस्टेंस
मीटर के द्वारा। आजकल ये तीनों मीटर कंबाइंड होकर के एक ही में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं मल्टीमीटर। जे मल्टी का मतलब क्या होता है? कई, और मीटर ऑलरेडी मेजरिंग करने के लिए। तो कई सारे जो मेजरिंग करने के लिए जो मीटर हमारे पास आज के टाइम में हम देखते हैं वो होता है हमारा मल्टीमीटर। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ होता क्या है? हमने इससे पहले अभी क्लियर किया है कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ओम्स लॉ क्या बताता है? ओम्स लॉ ने एक नियम दिया। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ जो है, ओम्स नाम के एक वैज्ञानिक ने एक नियम बनाया और हमें ये समझाया कि रिलेशन क्या है। उसने हमें ये समझाया था कि रिलेशन क्या है बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, जिसको आज हम ओम्स लॉ के रूप में जानते हैं और सभी जगह पर ये देखने को मिलता है। तो इसने क्या चीज़ बताई? इसने कहा कि यदि टेम्परेचर आप कांस्टेंट कर दीजिए, यानी उस जगह का जो तापमान है वो नहीं बढ़ रहा है, उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, अगर उस कंडीशन में अगर आप देखें तो I इक्वल बाय V अपॉन R, और अगर R इक्वल बाय V अपॉन I, यानी कि यदि रेजिस्टेंस अगर उतना ही है तो वोल्टेज अगर बढ़ रहा है, वोल्टेज अगर आपकी बढ़ रही है तो आपका करंट भी क्या होगा? बढ़ रहा होगा। ऐसे रिलेशन को इन समीकरण के द्वारा दर्शाया गया, बताया गया। अब अगर हमें ये फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तो हम क्या ट्रिक इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्वेश्चन आया है और उसमें उसने ये बोला है कि आप जो है ना इसका करंट निकालिए। तो ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ये आई से होता है करंट, तो इसको मैंने छुपा लिया। तो जो चीज़ मैंने छुपाई है पहले मैं वो लिख लूँगा, देन उसके बाद V क्या है? ऊपर है, नीचे क्या है? R। तो आपके पास ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया। यानी जिस चीज़ को भी आपको निकालना है आप उसे हाइड कर लीजिए और वो आपके सामने आ जाएगा। क्लियर? तो एक दूसरे के साथ गुणा होगी, ये भाग में जाएंगे। तो इस तरीके से एक आसान तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद रख पाएंगे, और अगर कोई छोटा मोटा न्यूमेरिक आता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करेंगे कंडक्टर क्या होता है। इलेक्ट्रॉन इजी फ्लो इन मैटर, किसी पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से चल सकता है, बहाव कर सकता है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। जिसे हम बोलते हैं सुचालक, जो आसानी से चल पार हो जाता है, कुचालक जो सही प्रकार से पार नहीं हो पाता मैटर या पदार्थ में, उसको बोलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कंडक्टर के जो एग्जाम्पल हैं, जैसे सिल्वर, आयरन, कॉपर एंड एक्सेट्रा। इंसुलेटर, इलेक्ट्रॉन्स नॉट फ्लो इन ए मैटर, यानी किसी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन का बहाव ना होना। ऐसे जितने भी हमारे मैटर्स होंगे उनको हम किस में काउंट कर लेंगे? इंसुलेटर्स में, जैसे पेपर, ग्लास, प्लास्टिक एक्सेट्रा। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन फ्लो इन मैटर, ये फ्लो तो कर रहे हैं बट इट्स मेन मेड, यानी ह्यूमन के द्वारा इसको क्रिएट किया गया है, बनाया गया है। और इसका उपयोग हम किस में करते हैं? आईसी में, जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम बोलते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मटेरियल है जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एंड एक्सेट्रा, इसके अलावा भी होते हैं। तो इस सेमीकंडक्टर में ऐसा क्या पार्ट है वो भी हम समझते हैं। इसमें हम करते क्या है? पी और एन नाम के दो जंक्शन होते हैं। जैसे किसी केमिकल स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सॉरी, तो उसके अंदर पी, एन और ई तीन चीजें होती हैं। अब ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, इसमें हम जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है ना उसको हम बढ़ा दें या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को कम कर दें। तो ऐसे केस में अगर ऐसी प्रक्रिया हम करते हैं तो इस प्रोसीजर को बोला जाता है डोपिंग करना। यानी कि उसमें से या तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हम कम कर देंगे या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा देंगे, जिससे हमारा जो सेमीकंडक्टर इफेक्ट है वो आएगा और उसमें भी करंट का फ्लो होगा, उसमें भी करंट का फ्लो होगा, जिसके द्वारा हम पी एन एन जंक्शन क्रिएट करते हैं। चलिए, यदि हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में यदि मैं बात करूं सबसे पहले कंडक्टर की,
तो यदि कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस डाउन हो जाता है। अब हम बात करेंगे वायर्स में क्या होगा। मान लीजिए एक वायर है, उसके ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की हम यहाँ बात कर रहे हैं। अगर वो वायर बहुत ज़्यादा लंबा है, यानी बहुत ज़्यादा दूरी तक वो जा रहा है, तो उस वायर के अंदर डिस्टेंस अधिक हो गया, जिसके कारण उसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जो लॉन्ग वायर होती है उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो करंट का जो बहाव है वो स्लो हो जाएगा। शॉर्ट वायर रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, तो करंट का फ्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा। थिक वायर, मोटा वायर है यदि कोई, अगर कोई भी मोटा वायर होता है तो रेजिस्टेंस जो है उसका वो कम होता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा एरिया मिल गया निकलने के लिए, बहुत मोटा वायर है। तो अगर हम मोटे वायर की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस कम है तो करंट हायर हो जाएगा। अगर वायर बहुत ज़्यादा पतला है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, जिससे जो आपका करंट है वो लो होगा। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन मैटर, वो जो पदार्थ है उस पर भी डिपेंड करेगा कि आखिरकार रेजिस्टेंस कम होगा या ज़्यादा। जैसे सिल्वर में रेजिस्टेंस कम है, सिल्वर में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इस वाले में रेजिस्टेंस इसकी तुलना में कम है। कॉपर से एल्युमिनियम में इसकी तुलना में कम है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि मैटर का जो अपना एक इफेक्ट है, मैटर का अपना जो एक इफेक्ट है वो रेजिस्टेंस को भी प्रभावित करता है।